जिस तरह से टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है, क्या इनका सोसाइटी पे कोई इम्पैक्ट के पड़ेगा? अंदर एक बहुत बड़ी चीज और हैरत अंगेज चीज जो है वो दरियाफ्त होगी। अब बल्कि तकरीबन 20 साल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में सर्व कर रहे हैं। खुद को रोबोट बना रहे हैं और रोबोट को कह रहे हैं कि वो इंसान बन जाए। तो क्या आप मानते हैं कि एआई जो है ये इंसान को रिप्लेस कर सकेगा? वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू पॉडकास्ट। सो आज की वीडियो में और आज के पॉडकास्ट में हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पाकिस्तान के लिए तो अभी भी इमर्जिंग है, लेकिन दुनिया के लिए ये प्रेजेंट टेक्नोलॉजीज हैं, जिनमें पहले नंबर पे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी और थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे ई गवर्नेंस। सो आज इन टॉपिक्स पर डिस्कशंस करने के लिए हमारे साथ एक गेस्ट रफ़ीक अहमद भुट्टो साहब, जिनसे हम ओवरव्यू उन तमाम चीज़ों के बारे में लेंगे, जो कि डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अलावा वो एक अपनी आईटी कंपनी भी रन करते हैं। इनिशियली जब मैं इनको फॉलो करने लगा था कुछ टाइम पहले से, तो मुझे पता चला ये रिसर्चर भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने काफ़ी क्लाइमेट चेंज और दीगर प्रोग्राम्स में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया और पिछले 20 ईयर का इनके पास एक्सपीरियंस है। सो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं और अपने इल्म में इजाफा करते हैं। सो अस्सलामु अलैकुम वालेकुम सलाम। मिस्टर रफ़ीक अहमद। तो कैसा लगा आपको आज के पॉडकास्ट में? सबसे पहले तो अब्दुल्ला, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, आप हमारे ऑफिस आए। आपने आज उस मुद्दे पे आज रोशनी डालनी है, आज उस पे बात करना है जिस पे पाकिस्तान में ज़्यादातर बात नहीं की जाती। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ मॉर्निंग शोज तो बहुत चलते बहुत हैं ज़्यादा होते हैं। सुबह को जैसे हमारी आँख खुली मॉर्निंग शोज चलते हैं। और उसके बाद हमारे मौसीकी प्रोग्राम्स और हमारे मेले और इस तरह से जश्न तो बहुत होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये इस चीज़ पे बहुत ही कम बात की जाती है कि हम दुनिया के ममालिक जो बहुत तरक्की याफ्ता हैं, बिल्कुल। जो तरक्की राह पे गामजन हो चुके हैं, वो किस तरफ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपकी टीम का, जो आपने इतने बड़े टाइम निकाल के आप हमारे पास आए और सर इस शुक्रिया। इमर्जिंग टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ जो हम आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर बात करने और उन पे रोशनी डालने और उनके अपॉर्चुनिटीज़ चैलेंजेस के ऊपर आज हम बात करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मैं समझता हूँ ये ना तो सिर्फ आपके चैनल के तवज्जुह से, बल्कि जो देखने वाले हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा नॉलेज में इजाफा होने का बिल्कुल बायस बनेगा। बिल्कुल। सो बेसिकली सर ने जिस तरह से डिस्कशंस की कि भाई आजकल मौसीकी, डांस वगैरह ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जस्ट लाइक इंडिया और दीगर ममालिक जिस तरह से आईटी की इंडस्ट्री में इवॉल्व कर रहे हैं, पाकिस्तान उससे बहुत पीछे है। और बेसिकली हमारे जो यूट्यूबर्स हैं वो बेसिकली जो फोर्सली जो वर्क कर रहे हैं, वो जस्ट वर्क ही इसके ऊपर कर रहे हैं कि भाई फ़नी मूवमेंट्स हो गए और इसके अलावा हंसी मजाक चीज़ें। लेकिन आज जो हमारा सर के साथ टाइम है ये एक वैल्यूबल होगा अगर आप इस पॉडकास्ट को एंड तक देखते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपकी लाइफ के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होने वाली है। सर आपने हमें टाइम भी दिया, बहुत अच्छा लगा। सर हमारे सबसे पहले आप हमें बताइए कि आपकी जो इंटरेस्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे बिल्डअप हुआ, यानी कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साइड भी हैं, आप साइबर सिक्योरिटी के साइड भी हैं, आप डायरेक्टर भी हैं और एक सीईओ भी हैं कंपनी के। सो अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि कहाँ से आपको इन चीज़ों का इंटरेस्ट बिल्ड हुआ? देखें, सबसे जो पहले जो अहम चीज़ है वो मैं आपको बताता चलूँ। मेरी उम्र 8 साल थी अच्छा। व्हेन आई वाज एट 8 इयर्स ऑफ माई एज। ठीक है, तो इस फील्ड में आने का जो जज्बा था वो व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 8 इयर्स, वहाँ से मुझे ये शौक़ हुआ कि मैं इस फील्ड के अंदर आऊँ, चूँकि मुझे लगा था कि यही फ्यूचर है। ओके। मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था इसको, बिकॉज चीज़ों को मैं देख रहा था, मेरी जो परसेप्शन और एबिलिटी है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, वो ओके। बाय नेचर थी, बाय गॉड गिफ्टेड थी। इट्स वॉज वेरी वेरी हार्ड काइंड ऑफ। तो आई नोटेड दिस कि आई हैव टू गो फॉर आईटी। ओके। तो मैंने सफ़र शुरू किया आईटी का 8वीं क्लास से, और वहाँ से मैंने सफ़र शुरू किया जब आपका पेंटियम 2 पीसी होता था। ओके। कैन यू इमेजिन? दैट इज अ वेरी पास्ट टाइम। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। यू नो पी पेंटियम 2 की बात कर रहा हूँ। और फिर 1998 विंडोज़ आई, उसके बाद विंडोज़ एक्सपी बिल्कुल। पे हमने काम किया। फिर अगेन ये जो जनरेशन्स आई, तो मेरा शुरू से रहा। और इंटरेस्ट। मैंने तकरीबन
मैं आज भी अपने आप को कोई एक्सपर्ट नहीं समझता, आई एम स्टिल स्टूडेंट। और मुझे जितने भी 18 19 20 साल हुए, मैं आज भी अपने लिए 2 घंटे निकालता हूँ, पढ़ता हूँ खुद। ठीक है, सही। क्योंकि ये इतनी बड़ी वसी दुनिया है। मैं इसमें यह समझता हूँ कि अगर मुझे अल्लाह 5,000 साल की उम्र भी दे दे और मैं इनको सिर्फ पढ़ने में लगा दूं, तो तब भी मैं इसका 10% भी फील कर नहीं सीख सकता। ओके। तो आज भी अगर मुझसे पूछेंगे कि व्हाट नॉलेज आई हैव, आई वुड से 0.01%। ओके। वसी फील्ड है, बिल्कुल ठीक है ऐसा ना, ही है। वसी फील्ड है। तो ये कंटिन्यूस अप्रोच है, आज तक हमारी लर्निंग हो रही है। सो उसके बाद जैसे कि आपने अपनी जर्नी बताई 9 क्लास की, फिर इसके बाद आपने क्या आपकी एजुकेशन है, कहाँ से आपने, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, किस फील्ड में किया, फिर उसके बाद आप रिसर्चर हैं अब, सो वो किस यूनिवर्सिटी से हैं, सो सारी चीज़ें बारे में हम जर्नी मैं आपको इंटरेस्टेड बताता हैं। चलूँ, 8वीं क्लास में मैं आया। एक्चुअली मैं जो बिलोंग करता हूँ वो मैं अर्बन साइड नहीं हूँ, मैं रूरल साइड हूँ। ओके। मैं सिंध के उस डिस्ट्रिक्ट से हूँ, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है कश्मीर, ओके। जिसको ज्यादातर लोग सुन के कच्चे के डाकू। कच्चे के डाकू समझ लेते। आई आई बिलोंग टू दैट ओके। कश्मीर। बहुत ही अंडर डेवलप्ड, ओके। अंडर वैल्यूड और इग्नोर्ड डिस्ट्रिक्ट अगर मैं कहूँगा तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आखिरी डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट के रिसोर्सेज और बाकी चेक एंड बैलेंस बहुत कम होता है। तो वहाँ पे जन्म भी मेरा वहाँ पर ही हुआ, सही। कश्मीर में। और उसके बाद मेरे जो इब्तदाई तालीम है वो वहाँ से हुई। अच्छा, ठीक। मैंने ज़िंदगी में कभी प्राइवेट तालीम हासिल नहीं की ओके। जी। अच्छा। मैंने प्राइवेट तालीम कभी हासिल नहीं की। सही। लेकिन आज फैंटास्टिक। जी, आज आपकी जो भी प्राइवेट बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक सैटरडे संडे को मेरे ऑनलाइन सेशंस होते हैं, काउंसलिंग होती है। मुख्तलिफ जो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ हैं, USA हो गया, कनाडा, वहाँ की मैं बैचेस को ट्रेन करता हूँ। और पर हॉर मुझे सैटरडे संडे की क्लासेस के $25 एक स्टूडेंट पे करता Oh, oh. So it means के है। ठीक, so much. सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि आई नेवर वेंट टू द प्राइवेट स्कूल इंटायर इन माय लाइफ। ठीक है, Okay. तो जो But कहते we हैं ना कि teach them. एग्जैक्टली, सो अगेन उनके लिए ये बायस मोटिवेशन भी है, जो देख रहे हैं कि जिनको लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई नहीं होती। ऐसा नहीं होता। जो अगर आपको पढ़ने का शौक, कुछ करने का जस्तजू वो वलवला है, तो आपको कोई भी स्कूल हो, कोई भी माहौल हो, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर ना पढ़ने वाला बच्चा हो, अगर उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी भेजेंगे, वो ऐसे वापस चला जाएगा। सही। ठीक है, तो मैंने कहा आई बिलोंग टू दैट एरिया, जहाँ पे मैं अपनी जर्नी की बात करूँ, जब मैंने शुरू किया तो वहाँ पे इंटरनेट का कोई तस्वर नहीं था। आपका 2G का कॉन्सेप्ट नहीं था, मीन मोबाइल्स नहीं थे। तो उस वक्त सही। आई रिमेम्बर PTCL का ईवो आता था, सही। 3.1 MB कनेक्शन का। सही। अब वो मैं ले गया गांव में, अपने डिस्ट्रिक्ट से। सही। डिस्ट्रिक्ट से मैं गांव में तो लेकर गया, सिग्नल नहीं आ रहे, जीरो सिग्नल। आई वॉज वेरी डिसहार्टेड। लेकिन किसी ने मुझे मशवरा दिया कि आप क्या करें, एक लकड़ी बहुत बुलंदी के ऊपर लगाएं और एंटीना लगा दें, और उससे तार खींच के अगर इसमें आप लगा देंगे तो आपको सिग्नल मिलेंगे। सही। मैंने वो भी किया। सही। एक सिग्नल मिला मुझे, एक सिग्नल मिला अच्छा। मुझे। सो वो हेल्पफुल रही टिप आपके लिए या बहुत नहीं? हेल्पफुल रही। तो फिर मैंने क्या किया कि दिन को रात और रात को दिन में कन्वर्ट कर दिया। मेरे लिए दिन रात होता था, रात दिन होता था। ओके। इससे कई रीजंस थे। सुबह में आपके घर में फैमिली है, ये लेकर आओ, ये जहाँ जाओ वहां जाओ, तो डिस्टर्बेंस। और दूसरा, एक सिग्नल है तो बैंडविड्थ वैसे ही 3 MB है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो उतना आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता। सही। रात को ये आपको कोई नहीं कहेगा कि धनिया लेकर आओ, पुदीना लेकर आओ। एक तो चीज ये। दूसरी चीज ये है कि आपकी रात को चूंकि पब्लिक सोई होती है, तो आपको वो जो कनेक्शन है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग फास्ट मिलता मिलते है, हैं जी। बैंडविड्थ अच्छी आती है। Exactly. तो एक्सपीरियंस अच्छा होता है। तो 8वीं क्लास से मैंने यूट्यूब से लर्निंग शुरू की। ओके। आपका MIT के तमाम ऑनलाइन कोर्सेज मैंने किए हुए, तमाम। Okay. आज पूरी दुनिया का सबसे मशहूर तरीन मिस्टर डेविड J. मेलन इज अ प्रोफेसर। ठीक है, उसका एक कोर्स है CS50 के नाम से, हाँ, I know. आज भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है जी। वो सारे के सारे मेरे किए हुए जी। ये कब मैंने कंप्लीट कर लिए, जब मैं मैट्रिक की क्लास में पहुंच चुका था। सीरियसली? यस। चलिए सर से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिनमें सबसे पहला सवाल है सर आपसे कि आज के दौर में सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट क्या है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को, और किस तरह से वो उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। देखिए, सबसे बड़ा जो चैलेंज है ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एंटिटी या गवर्नमेंट के लिए, वो उसकी डिजिटल आइडेंटिटी, डिजिटल एसेट को प्रोटेक्ट करना है।
जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं किसी भी पॉइंट पे। तो Okay. आई थिंक इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्रीज, बिजनेस एंटिटीज कि वो मेजर्स लें जिस मेजर से वो अपनी डेटा को प्रोटेक्ट कर सकें। अगर गवर्नमेंट है तो उसके अपने फ्रेमवर्क्स हैं, अपनी पॉलिसीज हैं कि जिसके बेह पे वो सिटीजन्स की डेटा को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा जो आज हमारा चैलेंज है तमाम चीज़ों के वास्ते वो ये आता है कि हम किस तरह से प्रोटेक्शन की तरफ जा सकते हैं, और उसमें हमारे पास फिशिंग अटैक जैसी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हमारे सामने आ रही है। बिल्कुल। दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास है रैंसम वायरस का। ओके। तीसरा हमारे सबसे लिए बड़ा प्रॉब्लम है वो हमारे पास है मैलिशियस एक्टिविटीज जो हमारे पास वायरसेस की शक्ल में आ रही है। ठीक। तो ये 3-4 जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं ये आज के इस दौर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। एग्जैक्टली। और फिर इनको किस तरह से, अगर एक पर्सन, एक एनजीओ है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरह से इसको ओवरकम करे, इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? देखिए, सोल्यूशन की जब बात करते हैं तो सोल्यूशन तो बहुत बड़े हैं। अच्छा। लेकिन मैं बहुत ही स्पेसिफिक आपके चूँकि टाइम बहुत लिमिटेड है इस पर मैं अगर कुछ सोल्यूशंस देने की कोशिश करूं तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो सोल्यूशन है वो तो ये है कि आपके पास क्या वो साइबर सिक्योरिटी का बंदा है आपके पास। ठीक। जाहिर सी बात है क्योंकि वो होगा तो आपके सारे प्रॉब्लम्स को ओवरलुक करेगा। एग्जैक्टली। दूसरी चीज़ ये आपके पास मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कि आपके पास मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म कोई है या नहीं है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके बाद जो चीज़ आती है उसको कहते हैं जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। ओके। ये एक ऐसी पॉलिसी फ्रेमवर्क है विच हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय many of bank sectors, is a fintech, is a corporate sectors, governments, वो उसको जो है वो एप्ट करते हैं जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर से मुराद में इसको अगर नॉन टेक्निकल और बहुत सिंपलीफाई बात करूँ इसके ऊपर तो ये होता है कि आपको किसी के भी ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। इवन अगर यूजर भी है, आपका डिवाइस भी है, आपका एनवायरनमेंट भी है, जीरो ट्रस्ट। ओके। उसके ऊपर आपकी क्या इम्प्लीमेंटेशन और एसओपीज कोई ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डेवलप है या नहीं है। परफेक्ट। आपकी एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग सबसे बड़ी अहम है कि क्या आप अपने एम्प्लॉयज को जो पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग होती है क्या वो हर तीसरे महीने, 6 महीने, साल के ऊपर करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे, ताकि आपके एम्प्लॉयज इक्विप रहे विथ लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं आपको कहना चाहूँगा वो ये है कि आपका ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। जिस तरह आपका फाइनेंशियल और फिजिकल ऑडिट होता है इस तरह से आपका डिजिटल डेटा ऑडिट होना चाहिए हर महीने के ऊपर, जिससे आप जस्ट लाइक बैकअप के तौर पे, बैकअप अलग चीज है, ठीक है, हम ऑडिट की बात कर रहे हैं। ऑडिट से हम ये अश्योर करेंगे कि कहीं पे हमारे ब्रिजेस डेवलप तो नहीं हो रहे, कहाँ पे हमारे जो नेटवर्क सेगमेंट्स हमने क्रिएट किए हुए कहाँ पे वहाँ पे कोई कमी पेशी तो नहीं है, कहाँ पे हमने राउटर्स डिप्लॉय किए हुए, अपने फायरवॉल्स डिप्लॉय किए हुए, कहाँ पे वो एक्सपायर वायरिंग हो रही है, वायरिंग तो डिस्टर्ब नहीं है। तो ये तमाम चीजें आपकी ऑडिट में होना शामिल है, जो इस चीज को गारंटी करेगा कि आपको आने वाले फ्यूचर में किसी किस्म का साइबर थ्रेट ना हो सके। थैंक यू सर, आपने मतलब माशाल्लाह से इसको कैलिब्रेट भी किया, इसको पूरा कवर किया, कन्वे किया मैसेज को कि क्या थ्रेट्स फेस करने को मिल रही हैं एक एनजीओ को और किस तरह से उनका सॉल्यूशन है। अब मेरा कुछ ऐसा सवाल था कि भाई अब थोड़ा कॉम्बो खेलते हैं कि एआई और साइबर सिक्योरिटी, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर रही है, और अगर इम्प्रूव कर रही है तो किस तरह से कर रही है? मैं इसका इस तरह से जवाब दूंगा, जिस तरह हर चीज के अंदर दो पहलू होते हैं, ठीक है। हर चीज दो तरीकों से परफॉर्म करती है, एक तो इसका पॉजिटिव पहलू है और दूसरा उसका नेगेटिव पहलू है। हालांकि नेगेटिव पहलू उस चीज का होता नहीं है, हम खुद बना देते हैं, ठीक है। exactly. मिसाल के तौर पे अगर हम इस चीज को यूं लेकर जाएं कि फेसबुक पहले बनने से उसका मकसद क्या था कि सोशल वर्क, ठीक है, आप लोगों की भलाई करें, कहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है तो उसका वॉइस बने। अब कहाँ यूज हो रहा है ये एक अलग बात है। एग्जैक्टली। इसी तरह से फिर एआई की डेवलपमेंट्स आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की शक्ल में, चैट जीपीटी है, डीपसीक और जितने भी हैं, इनका पॉजिटिव यूज जो करने वाले हैं वो हजारों लाखों डॉलर महाना कमा रहे हैं, और इसको नेगेटिव यूज करने वाले आप देखें रोजाना फेसबुक पे आपको, इंस्टा पे आपको रोजाना इस तरह के डिफेक्ट्स मिल जाती हैं। हमारे जो पब्लिक फिगर्स हैं, खास करके पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो पब्लिक स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी तस्वीर और उनके वीडियोस को खराब करके जो है वो तब्दील करके, स्वैप करके उनको डिफेम किया जाता है। तो दैट्स वेरी अनइथिकल, अनसिविलाइज्ड एंड
illegal, which I think it is not should be done in a very good practice. अच्छा, अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी, एआई ने साइबर सिक्योरिटी के अंदर दोनों चीजें परफॉर्म की है। ठीक है, मैं दोनों पे रोशनी डालूंगा। ओके पहले कि एआई इज अ बेनिफिट टू द साइबर सिक्योरिटी। ओके, उसके लिए सबसे बड़ी हमारी डेवलपमेंट ये हुई है कि अब हम इस चीज के काबिल बन चुके हैं कि हम नेटवर्क सेगमेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एआई और मशीन लर्निंग की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हम अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल बना सकते हैं। ओके, कि हमारा अटैक होने वाला है, ताकि हमारा जो इंसिडेंट Pre-detected. रिस्पॉन्स टाइम है, हमारा जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स टाइम है और उससे इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम है, वो ऑलरेडी एक्टिव हो गए, नेटवर्क सेगमेंट से डिस्कनेक्ट हो, ताकि हमारे लॉसेस ना हो सके। सही, उससे बढ़कर चीज ये है कि हमने ऐसे एल्गोरिथम्स बना दिए हैं कि वो आपकी मिसाल के तौर पे आप जैसे जीमेल में एआई जी। इन्वॉल्व हुआ है, आप कोई भी ऐसी फाइल भेजते हैं, उसके अंदर कोई वायरसेस होता है, तो वो आपकी फाइल को Auto लाने से detect कर पहले ही लेता है। कहता है कि जी इसको स्पैम है, स्पैम है और जंक है, और वो आपको खोलने की परमिशन ही नहीं देता। देता। ये सही कहता है कि है। इसके अंदर कोई मैलिशियस एक्टिविटी हो सकती है। तो ये तो बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई है। एआई ने बहुत बड़ा एक अहम किरदार अदा किया है, साइबर सिक्योरिटी के नए टूल्स, नई पॉलिसी और फ्रेमवर्क्स को जन्म दिया है, विच कैन प्रोटेक्ट अवर डिजिटल एसेट। ओके, ऑन द अदर हैंड उसके नेगेटिव पहलू ये है कि उसको इस्तेमाल करते हुए आज आप देखें हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग और बहुत ज्यादा सोशल हुई है। इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं एआई की मदद से। चैट जीपीटी था तो मैं कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि चैट जीपीटी आपको गलत कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करने देता था। आप उससे पूछते थे कि मुझे एक फिशिंग अटैक की लिंक बना के दो, वो कहता था कि मैं तो इसके लिए बना ही नहीं हूं, क्योंकि वो क्लोज सोर्स था। ओके, अब जब से ये चाइना का डीप सीक मॉडल आया है, डीप सीक, इसने एक बहुत बड़ा एक तलखा मचा दिया है। मैं एज अ रिसर्चर हूं तो मैं ये बात करूंगा, चूंकि ये ओपन सोर्स है, चूंकि इसके सोर्स कोड और बिलियंस ऑफ पैरामीटर पब्लिक डोमेन में है, तो अब अच्छे लोग इसको अच्छे के लिए तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बुरे लोग इसको बुरे के लिए इस्तेमाल करेंगे। सही कहा, ठीक है कि मुझे फिशिंग अटैक करना है, मुझे डिक्शनरी अटैक करना है, मुझे किसी के पासवर्ड करने हैं हैक, मुझे ब्रीचेस करने हैं, नेटवर्क एक्सेस करना है, तो इसके लिए अब इसको नेगेटिव फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि और ये रिस्क ओपन है। ये बिल्कुल रिस्क भी क्रिएट कर रहा है एज ए Exactly. ह्यूमंस के लिए भी और एक एनजीओ के लिए भी, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। तो मेरे इसको मैं कंक्लूड ऐसे करूंगा कि एआई हैज प्लेड बोथ रोल्स, ओके, द पॉजिटिव वन Okay. व्हिच इज अगेन टू यू एंड नेगेटिव वन। तो इसका हल यही है कि अगेन मैं उसका पहला जो सवाल था उससे लिंक करूंगा कि जो मैंने पहले सवाल में चीजें बताई हैं, अगर उसको आप अश्योर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो एआई के जो नेगेटिव्स है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, वो इंशाल्लाह आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। ओके। सो ज़रा थोड़ी इसके ऊपर भी रोशनी डाली जाए कि जो रैंसमवेयर अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं इन दौरान लाइफ के, सो इसको पेश नज़र रखते हुए गवर्नमेंट या कॉरपोरेट किस तरह से अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं? देखिए, रैंसम वायरस की जब आपने बात की है, विच हैज आई थिंक विक्टिमाइज योर ग्लोब, ठीक है, इस रैंसम वायरस जो कम्युनिटी बनी है, उसने पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ऐसे केसेस हैं, ना तो सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया के हर बड़े बड़े बिजनेस और बड़ी बड़ी जो आपकी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स हैं उसको अटैक किया है। ओके, अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसके सोल्यूशंस के लिए फिर मैं यही कहूँगा, मेरा पहला सवाल लिंक करें उसके लिए। अच्छा, उसके बाद इसमें कुछ नई चीज़ें मैं ऐड करूँगा। क्या करना चाहिए? पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है, पॉलिसी पर स्ट्रिक्ट पॉलिसी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। आपके पास इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम कायम होना चाहिए कि जैसे ही आपके खुदा ना खासा इस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है, कोई साइबर अटैक होता है, कोई रैंसम अटैक हो जाता है, कि योर इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम हैज टू बी अ वेरी एक्टिव, कि वो रिस्पॉन्ड कर सके, ओके, मिटिगेट कर सके टू द थ्रेट्स, टू द अटैक्स व्हिच आर नाउ बीइंग परफॉर्म्ड। ओके, थर्ड जो मैं जो चीज इस पे बात करना चाहूंगा कि नाउ इट इज टाइम फॉर अ कोलैबोरेशन, नॉट अ कंपैरेटिव। एंड कंपैरेटिव का दौर नहीं है आज, कंपटीशन का दौर नहीं Exactly. है आज, हमारा दौर है कॉम्पिटिटिवनेस का दौर नहीं है, आज हमारा कोलैबोरेशन का दौर है। वी नीड टू बी कनेक्टेड, टू हैव टू बिल्ड अ कम्युनिटी। हमारी पूरी दुनिया की जो गवर्नमेंट्स हैं उनको कम्युनिटी डेवलप करनी चाहिए, ताकि वो जो आपके ग्रोह है,
जो फिशिंग अटैक, जो इसमें रैंसम वायरस में जी, जी। मुलविस है, उनको ट्रेस आउट किया जा सके। एग्जैक्टली। तो अगर हमारी कम्युनिटी होगी, गवर्नमेंट की जो जो अपनी एफिलिएशंस होगी, उससे हम ये कर सकेंगे कि कोई भी ऐसा ग्रुप जो रैंसम वायरस की तरह की जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, वो युगांडा में कर रहा है, वो सैन फ्रांसिस्को में कर रहा है, वो पाकिस्तान में कर रहा है, उनको ट्रैक करने के लिए हमारा एक कॉमन और एक हमारा कोलैबोरेशन होना बहुत अहम है। बिल्कुल। सो इसके ज़रिए जैसे कि हम अगर कोलैबोरेट करते हैं तो ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है कि साथ मिलकर जब हम काम करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एक हैकर को किसी भी प्रोडक्ट को हैक करने में, या कोई अपना फिशिंग अटैक या एनीथिंग एल्स। सो कुछ और भी सवाल थे इस चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले बेसिक क्वेश्चंस हुए, फिर थोड़े एडवांस हुए। सो ऐसे ही थोड़ा अब थोड़ी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी बढ़ते हैं थोड़ा आगे। क्या हम क्वांटम कंप्यूटर की जो सिक्योरिटी चैलेंज है एज अ पाकिस्तानी, क्या हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? और अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं, क्या दुनिया इसके लिए प्रिपेयर्ड है? तो उसके बारे में ज़रा बताइए। क्वांटम कंप्यूटिंग हैज अ वेरी फास्ट पेस एंड एक्सपोनेंशियल स्पीड। ओके। उसके मुकाबले में जो हमारी करंट कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है या कंप्यूटिंग जनरेटेड पावर है, इट्स इनसफिशिएंट। ओके। ठीक है, हमारी जो क्रिप्टोग्राफिकल जो हमारे एल्गोरिथम्स हैं, वो फिर जवाब दे जाएंगे। ओके। इस वक्त हमारे पास जो सही। करंट जो हमारी टेक्नोलॉजीज है, जिसमें सबसे बड़े एल्गोरिथम हम यूज करते हैं क्रिप्टोग्राफी के सही अंदर है। फॉर ciphering our digital assets, Okay. we use RSA and we use ECC algorithms. क्वांटम कंप्यूटिंग आने के बाद ये दोनों बैठ जाएंगे, अच्छा। दोनों बैठ जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद अब ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है, यानी अब ये बिल्कुल। दोनों एल्गोरिथम जिस पे मेनली आपकी टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई है, अगर ये बैठ जाएंगे तो आपके बैंकिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, कुछ भी है सेफ नहीं रहेगा। अब करना क्या चाहिए? हाँ, अब that is the सवाल point. ये है कि पहली बात तो ये है कि जब आपका क्वांटम कंप्यूटर इनिशियली फेसेस में जब डेवलप होगा, तो वो कोई आम डिवाइस नहीं होगा जो हर इंसान के पास मुयस्सर हो। एक बहुत ही कॉस्टली डिवाइस होगा जो जाहिर है किसी बड़ी वेल रेगुलेटेड और गवर्नमेंट एंटिटीज के पास होगा, तो होपफुली वो उसको मिसयूज नहीं करेंगे। अगर ये जब कॉमन होती जाएगी चीज, तो उसके लिए हमें एज अ रिसर्चर्स हमें पोस्ट क्वांटम हमारी जो एल्गोरिथम्स हैं वो डिफाइन करने पड़ेंगे कि हम इस तरह के कौन से जो पोस्ट क्वांटम जो हमारे जो कंट्रोल वर्जन है, हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, हमारे जो आपके एल्गोरिथम्स हैं रिगार्डिंग टू द क्रिप्टोग्राफी, सही। वो नए बनाने पड़ेंगे अच्छा। ताकि हम जो आपकी नई टेक्नोलॉजी क्लाउड अपना क्वांटम कंप्यूटिंग की डेवलप हुई है, उसके साथ हम मीट कर सकें। ओके। अगर नहीं करेंगे तो फिर वही जो है वो बैलेंस इम्बैलेंस रहेगा, वो इम्बैलेंसिंग रहेगी, फिर सिक्योरिटी के खदशात और बढ़ते जाएंगे। सही है। तो मैं तो समझता हूँ कि इट्स अगेन इम्पोर्टेंट कि आने वाली टेक्नोलॉजी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्लाउड का अपना क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड इज अ वेरी मार्वेलस इमर्जिंग, और उसके आने से हमारी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो दुनिया आज आपको दिख रही है, ये टोटली दुनिया एक तब्दील हो जाएगी इन योर हेल्थ केयर, इन ई गवर्नेंस, इन ब्लॉकचेन वे, इन योर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड ऑल दिस। सो इट मीन्स के क्वांटम कंप्यूटिंग एक बेहतरीन और एक पावरफुल रोल प्ले करने वाली है इन फ्यूचर। Am I right? Exactly, absolutely, you're right. सो अब हर स्टूडेंट्स की एक खुद की कंपनी भी नहीं होती है, और इनमें मेजोरिटी ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो हमें देखते हैं जिनके खुद गवर्नमेंट में भी नहीं होते, ना पॉलिसीज रन कर रहे होते हैं। सो उनके बारे में बताएं कि वो एज इंडिविजुअल्स अपनी सिक्योरिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए, इंडिविजुअल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल्स के लिए, यानी Okay. आपकी और किसी और की, यानी जनरल पब्लिक की, फॉर एग्जाम्पल हमारे समीर भाई है, इनके लिए थोड़ा बताएं कि देखिए, अगर इनको प्रोटेक्ट करना है तो क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो अवेयरनेस है, जो मैं समझता हूँ कि इस एआई और आप जैसे बहुत ही काबिल यूट्यूबर्स की मदद से, जिन्होंने बहुत मुशक्कत और मेहनत करते हुए लोगों को अवेयर किया है, बिल्कुल ठीक है, इस तरह की आप जैसी कम्युनिटी हो गई, तो इस तरह से ये जो आपकी मालूमात है उसकी फराहमी है वो आ रही है। करना क्या चाहिए? सबसे पहली ये चीज़ है कि आपके जो पासवर्ड है, आपका एक पासवर्ड मैनेजर होना चाहिए। ओके, डन है। यू हैव अ पासवर्ड मैनेजर। जिस तरह आपके बैंक में मैनेजर होता है, तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, सही। होटल का होटल मैनेजर होता है, तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहा है, यू शुड हैव अ पासवर्ड मैनेजर। ओके। आपने उसको इंस्टॉल करना है और आपकी तमाम चीज़ें वो खुद करेगा। जहां पे भी लॉगिन हो रहे हो,
पासवर्ड वो जनरेट करेगा, क्योंकि जो पासवर्ड वो जनरेट करेगा वो काफी strong किसी भी होगा। हैकर को, बड़े से बड़े हैकर को भी 10 साल लग जाएंगे आपका पासवर्ड तोड़ने में। परफेक्ट है। तो क्या मैंने पहले कहा कि आपका पासवर्ड मैनेजर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो आपको मैनेज भी खुद करेगा पासवर्ड को, बिल्कुल। और कहीं पे अगर ब्रीच भी हो गया तो बता देगा कि देखो ये पासवर्ड है और ये कहीं और पे लगा है। पासवर्ड मैनेजर, आप पासवर्ड, आपकी ईमेल का भी पासवर्ड वही है, आपके फेसबुक का भी पासवर्ड वही है, आपकी आई क्लाउड का भी वही, यानी एक पासवर्ड आपने 10 चीजों पे तो खुद ब्रीच कर दिया है। बिल्कुल, क्योंकि मेरा भी यही सवाल था कि बाज़-औक़ात ऐसा होता था बीइंग एज अ प्रीवियस लाइफ में कि भाई हम एक जीमेल आईडी बनाते थे, तो क्या करते थे भाई, वही जीमेल आईडी के जरिए हम अपना यूट्यूब भी लॉगिन कर लिया करते थे, हम अपना फेसबुक अकाउंट भी, इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी मल्टीपल कर लिया करते थे। लेकिन जब से इसके बारे में बताएं कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू अराइवल्स हैं, टेक की फील्ड में नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो हमें देख रहे हैं वो टेक से ताल्लुक नहीं रखते, क्या उन्हें ये गलती करनी चाहिए? ये गलती है या सही कर रहे हैं वो कि एक ही जीमेल और पासवर्ड से मल्टीपल अकाउंट्स बना रहे हैं? देखिए ना, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा नुकसान वो यही तो करते हैं अच्छा, कि मिसाल के तौर पे आप अगर, मिसाल के तौर पे अगर एक यूजर नेम पासवर्ड आपका मिल गया और उससे अगर हैकर आपकी एक डेटा को हासिल कर लेता है, और लाजमी नहीं है कि वहां पे वो आपकी डेटा हो, तो वो तो खाली वापस चला जाएगा। अगर आपका वो यूनिवर्सल पासवर्ड रह गया कि ठीक। आपको आसानी रहे याद करने के लिए, सही कि है। मैं भूल जाता हूं, तो फिर आपको वहां, हैकर को वहां तो खाली मिला, हो सकता है गूगल फोटोज के अंदर चला जाए, हो सकता है व्हाट्सएप लॉगिन कर ले, हो सकता है आपका आई क्लाउड तक रसाई हासिल कर ले, तो ये तमाम चीजें हासिल कर सकता है आपका अगर एक ही पासवर्ड है। ओके, अगर प्रोजेक्ट आपका, अगर पासवर्ड मैनेजर होगा, वो पासवर्ड खुद एआई की मदद से एल्गोरिथम उसके अंदर होते हैं जनरेट करेगा, जो पूरी दुनिया में आज तक कहीं इस्तेमाल ही नहीं हुआ। यूनिक पासवर्ड। यूनिक नंबर 1 और स्ट्रॉन्ग, ओके, दो, एक यूनिक होना और स्ट्रॉन्ग होना, Strong ये भी दोनों होना। अलग अलग बातें हैं। ठीक है। अगर आपने दोनों कर ली तो ठीक है। किसी भी एक्सपर्ट इथिकल हैकर या जो बैड हैकर है उसको 10 साल लग जाएंगे आपका अकाउंट हैक करने के लिए। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपके लिए ये है, मैं आपको ये अर्ज करता चलूं कि हम ज्यादातर ये करते हैं दोस्तों में बैठे हुए कि जी आप दोस्तों में बैठ गए, जी आपने मोबाइल उसको दे दिया, लैपटॉप दे दिया, जी ठीक है रात को मैं चलाऊंगा, ठीक है कल को आप ले लो। सही तो उसमें तो आपकी सारी कुंडली और तमाम आपकी तमाम चीजें पड़ी है सही है। आपकी वॉच हिस्ट्री पड़ी हुई है जिससे आपको वो कल को ब्लैकमेल कर सकता है, पासवर्ड और क्रू हिस्ट्री। राइट। ओके, और उसके साथ साथ आपकी हिस्ट्री, आपके पासवर्ड, वो तमाम चीजें वो खुद एक्सेस कर लेगा। अगेन इट्स इंपॉर्टेंट टू बी सीरियस। जिस तरह आपका घर पर्सनल होता है, जिस तरह आपका बेडरूम पर्सनल होता है, इस तरह से ये चीज भी आपकी पर्सनल होती है। ये बहुत पर्सनल है आपके लिए। तो इस वजह से देखें आजकल हमारे पास क्या हो रहा है सोसाइटी में, एआई का जिस तरह मैंने नेगेटिव फीडबैक बताया, अपना डीप फैक्ट टेक्नोलॉजी की वजह से क्या डिफेम किया गया है। देखें किसी का चेहरा तब्दील फेस ही करके बिल्कुल डिफरेंट कर दिया जाता है, टोटल आपका वॉइस चेंज किया जा रहा है Exactly. टोटल। तो ये डिफेम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम खुद इन्वॉल्व हैं उस चीजों में। एग्जैक्टली। मैं अब लाइव देख रहे तमाम, मैं खुद अपने अकाउंट, इवन पासवर्ड्स भी देता हूँ, सही। ईमेल भी देता हूँ, मेरा कोई भी अकाउंट हैक करेगा 1 मिलियन रुपीस दूंगा। भाई ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है कि मिस्टर अहमद रफीक भुट्टो साहब, जिनको आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो पहले और दूसरे नंबर पे आएंगे विकिपीडिया में। सो भाई वहाँ से इनसे डायरेक्ट हो सकते हैं, और ये अगर आप कोई पासवर्ड और आपको जीमेल दे रहे हैं और अगर इनका आप अकाउंट हैक कर सकते हैं तो ये आपको 1 बिलियन रुपीज़ देने के लिए तैयार है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है और एक तरीके से ब्रेकिंग न्यूज़ भी है। इसी चीज से मैं ये क्यों इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, हाँ, दैट इज अ पॉइंट, क्योंकि ये किसी एक इंडिविजुअल का अकाउंट नहीं होगा, ये मेरा अकाउंट होगा, ठीक है। सही है। अब यही तो फर्क है भाई। अब एक इंडिविजुअल को ये वो प्रिकॉशंस पता नहीं है जो मैंने आपको कहा, जी जी। वो तमाम जो टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं वो नहीं है। वो आजकल कोई काफी मेरे पास केसेस आते हैं कि सर मेरा इंस्टाग्राम हैक हो गया, टिकटॉक हैक हो गया। मैं कहता नहीं, आप इसको हैकिंग मत बोलना, क्योंकि हैकिंग का एक टर्म डिफरेंट है। वी यूज हैकिंग विद एन अदर टर्म। ओके, इसको हम हैकिंग नहीं बोलेंगे, हम इसको कहेंगे सेल्फ कंप्रोमाइजिंग। सेल्फ कंप्रोमाइज। मिसाल के तौर पे आपने किसी को एटीएम दे दिया, ठीक है, किसी दोस्त को, उसको इमरजेंसी लग रही थी कि जी पैसे चाहिए, आपने उसको पासवर्ड भी बता दिया, वो उसके पास है अब, ठीक है। अब आप भूल गए इस चीज को, 10 साल तक वो कार्ड उसके पास रहा। अब वो 10 साल तक वो आपके अकाउंट की ट्रांजैक्शन करता रहा, और फिर कल को पुलिस के पास आप जाओ और उसको ये कहो कि मेरा एक दोस्त था,
उसने मुझे लूट लिया और वो अब डाकू बन गया, मैं रास्ते में जा रहा था, उसने मेरा कार्ड। सही। वो तो स्टेटमेंट आपकी मैच होगी नहीं। या मिसाल के तौर पे आप किसी गाड़ी, मिसाल बाइक का लेते, आप चला रहे थे, आपने चाबी भी लगा दी, थोड़े वक्त के लिए आप कहीं बिजी थे, शॉप पे गए, आपको कुछ चीज लेनी थी, आपने गाड़ी को बंद भी नहीं किया, चाबी भी लगी हुई है और गाड़ी स्टार्ट भी है, यानी जो आपका गाड़ी को चुराने वाला आपने बना बनाई चीज प्लेट वो पे रख उसको के पेश दे कर दी। दी ना। तो असल में यही आपको चीज से रिलेट कर रहा हूं कि हमें एज इंडिविजुअल कैपेसिटी पे इस चीज को एजुकेट करने की जरूरत है। आजकल हैकिंग पॉसिबल नहीं है, आजकल आपकी सोशल इंजीनियरिंग है और ब्रेन स्टॉर्मिंग है, जिसकी वजह से ये आपकी जो अटैक्स हैं वो हो रहे हैं। और ये तमाम चीज़ें जो मैंने बताई हैं, अगर आप इसको वैल्यू देंगे, अगर आप ये चीज़ें परफॉर्म करेंगे, और फिर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपका कहा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, उसको भी आप इनेबल कर लें, आप पासवर्ड मैनेजर को लगा लें। फॉर एग्जाम्पल नहीं होगी टू स्टेप वेरिफिकेशन, जैसे कि जो हम जब क्रोम अकाउंट बनाते नहीं, हैं। सॉरी, मैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक अलग चीज होती है, उसमें टू फैक्टर होते हैं। ओके। मैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। लेकिन सिंपली अगर हम एज अ इंडिविजुअल की बात करें तो उनके लिए थोड़ी आसानी, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आई थिंक ज्यादा रिलायबल रहेगी एज कंपेयर टू मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। असल रीजन ये है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन भी कंप्रोमाइज हो जाती है। अच्छा। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसमें 10-12 चीजें हैं जो हम लॉक करते हैं, अच्छा। प्रोफाइल को। सही। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन, कोई मिडल मैन आ गया बीच में, उसने ओटीपी आपकी चुरा ली। ओ, समझ रहे हैं आप? तो टू फैक्टर से मुराद क्या है कि आपका एक पासवर्ड जो आपको पता है और दूसरा जो ओटीपी आएगा, यह है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन एक नई अप्रोच आई है। उससे ये होगा कि उसमें ना तो सिर्फ आपका यूजर नेम पासवर्ड होगा, आपका वो पासवर्ड एक्सपायरी डेट होगी। मिसाल आज मैंने ये पासवर्ड रखा, 1 महीने के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा और ऑटोमेटिकली चेंज होगा। चेंज आप करेंगे, ठीक है। जब तक चेंज नहीं करेगा वो सिस्टम आगे रन नहीं होगा। परफेक्ट है। अच्छा, दूसरी पॉइंट ये है कि आपका 2 ओटीपी जनरेट होंगे, कि एक तो मोबाइल में आ गया, अगर मोबाइल वाला कंप्रोमाइज हो जाता है तो ठीक है, ईमेल वाला तो नहीं होगा ना। बिल्कुल। तो दो मुख्तलिफ आपके एंगल से चीजें आ रही हैं। बिल्कुल। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन, टू फैक्टर पुराना हो चुका है, अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन की। अच्छा, जो गवर्नमेंट है इसको भी कुछ स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए या कुछ पॉलिसीज बनानी चाहिए जो पब्लिक का सिक्योरिटी जो डेटा है, प्राइवेट डेटा है या नॉर्मली जो डेटा है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट का जो उसकी जीमेल अकाउंट है या दीगर अकाउंट्स पे जो लॉगिन होता है वो उसका प्राइवेट डेटा ही है। सो गवर्नमेंट कहाँ फैसिलिटेट कर सकती है एज अ पब्लिक को? देखिए, आपने इंडिविजुअल्स की बात की, अगर गवर्नमेंट खुद को प्रोटेक्ट कर ले वो भी बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल्स पे बात करना एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजिक मैकेनिज्म, और फिर उसकी पॉलिसी और फिर उसके फायरवॉल्स की कॉन्फ़िगरेशन, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। हमारी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो जो चैलेंज है वो खुद की डेटा को प्रोटेक्ट करना है। ओके। जी, अब उसके लिए मैं कुछ चंद तदाबीर है, कुछ जो इंस्ट्रक्शन है वो दूंगा। हमारा नादरा, जिसके अंदर आपके 25 करोड़ जो आवाम है, अब तो खैर उससे ज़्यादा हो गया हम, हमारे कितनी बड़ी डेटा नादरा के पास मौजूद है? बिग डेटा है, बहुत डेटा है। सो सर अब थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आफ्टर कुछ साइबर सिक्योरिटी में तो हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशंस की हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ज़रा हमें ये क्लियरली बताइए कि कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जो कि आने वाले 10 सालों में बहुत ज़्यादा वर्क होने वाला है जिन एप्लीकेशंस पर या जिन डोमेन्स पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? देखिए, ये तो बहुत ही क्लियर बात है कि एआई का जो एप्लीकेशंस डोमेन है, यूज़ केसेस, वो आज क्या है। अगर हम ये देख लें कि आज क्या है तो हमें आने वाले वक्त का पता चल जाएगा। एग्जैक्टली, प्रेडिक्शंस हो जाएंगे, प्रेडिक्शन हो जाएगी। आज देखें, जो डेवलपमेंट हो रही है वो ज़्यादातर आपका हेल्थ केयर है। ठीक है, और उसके बाद हेल्थ केयर के बाद आपका हेल्थ केयर की अगर मैं बल्कि बात करूं बीमारियों के हवाले से, तो अर्ली डिटेक्शन डिजीज़ टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है कि अब ब्रेस्ट कैंसर हो गया आपका, और उसके बाद और जो आपके ऑर्गन्स के जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनकी अर्ली स्टेज जो होती है, प्री मेच्योर जो स्टेज है आपकी, ओके, उसके अंदर एआई बहुत बड़ा काम कर रहा है हेल्थ केयर के अंदर, कि उसको किस तरह से डिटेक्ट किया जाए। क्योंकि जब अर्ली डिटेक्ट किया जाता है तो फिर आप उसकी जो प्रिकॉशंस हैं उसको फॉलो करते हैं और उसका होने से आप बच जाते हैं। इसको हमें ज़रूरत भी है इस वक्त। जो आफ्टर बहुत से लोग जो होते हैं, किडनी फेलियर जो बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में बढ़ रहा है, तो अब हम लोगों के सामने किडनी पेन होता है, हम हॉस्पिटल जाते हैं और हमें पता चलता है डायलिसिस।
फिर जाने वाला पेशेंट। सो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, और इनको अडॉप्ट करने चाहिए इन टेक्नोलॉजीज़ को, और इसके साथ साथ आवाम को भी इस चीज़ को समझना चाहिए? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ मशीन से हमारा एक बहुत बड़ा तबका है जो मशीन से डरता है। तो इसके बारे में थोड़ा कॉन्साइज बताइए। देखिए डेफिनेटली अब ये टेक्नोलॉजीज इतनी सस्ती तो नहीं है कि हम हर गली मोहल्ले के हॉस्पिटल में उसको डिप्लॉय करें। सही है। ठीक है, तो जाहिर है टेक्नोलॉजीज बहुत कॉस्टली है, ये गवर्नमेंट लेवल पे काम हो सकते हैं। ठीक। सिंध गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल से या फेडरल लेवल पे हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। आपकी जो मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं ज़्यादातर वहाँ पे रोबोटिक सर्जरी सब परफॉर्म होने लगी अच्छा। है जी। ठीक ठीक ठीक। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट तो अपने एंड पे जो कर सकती है, डूइंग ग्रेट जॉब। देखिए हेल्थ केयर पे मैंने कुछ चीज़ें बताई। देयर सेकेंड जब आप उसको प्रीमेच्योर के ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, एक साल पहले आपको पता चल जाए और आप उसका इलाज कराएं तो वो चीज़ होगी नहीं। होगी नहीं। और फिर आपके पास जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, आपके ट्रांसपोर्टेशन है, आपका लॉजिस्टिक है, वो अब स्मार्ट होने लगा है। एआई की मदद से आपका लॉजिस्टिक जो है वो ज़्यादा बेहतर, सही। और आपके ट्रैफिक कंजेशन और फिर ये तमाम चीज़ें बेहतर होने लगी है। अच्छा। यानी ओवरऑल इम्पैक्ट तो लाइफ स्टाइल पे ही पड़ रहा है। बढ़ रहा है। उसके बाद आपका टेस्ला का मैंने मिसाल दिया, बगैर ड्राइवर के गाड़ियाँ चलना शुरू जी जी। हो जाएंगी। और उसके बाद फिर अगेन आई वुड से ब्लॉकचेन, क्योंकि ब्लॉकचेन वो एक कड़ी है एआई की। अच्छा। जी, अब ब्लॉकचेन जिस स्टेज पे है वो एक बहुत ही अनस्टेबल स्टेज है। जब एआई के जो आने वाले जो जिस तरह मैंने कहा एजीआई है, जो एडवांस वर्जन होगा एआई का, जब AGI। वो आ जाएगा और वो जब इंटीग्रेट करने लगेगा आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, तो फिर आपकी तमाम इंडस्ट्रियल, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंटल लेवल डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर पे चली जाएगी। यानी डिसेंट्रलाइज जब मैं बात बिल्कुल। कर रहा हूँ, विच विल बी वेरी डिफिकल्ट टू हैक। अच्छा। ठीक, टू 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 काइंड ऑफ समथिंग लाइक आप फिशिंग अटैक कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चंद वो डोमेन है, सही। ठीक है, जिसपे आई थिंक अबाउट फिर पब्लिक सर्विसेज आपकी सही। ऑटोमेशन की तरफ जा रही है। यानी ई गवर्नेंस की जब हमने बात की तो ये तमाम चीजें होगी जो है और आने वाले मुस्तकबिल में इफेक्ट करेंगी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू माई इंटरेस्ट, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं, ड्रोन्स होते हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है, क्या इनका सोसाइटी पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या कोई रिस्क भी होंगे इनके? तो देखिए डेफिनेटली इम्पैक्ट तो पड़ेगा कि हमारी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा। कि आप कैसा रहेगा कि अगर आप यहाँ से कराची जाएं और कार में सो जाएं सो और जाए। ड्राइवर की जरूरत नहीं है और कार खुद ब खुद से वो रास्ते हमवार करते हुए आपको कैंट और सदर और ये तमाम इलाके जो है वो सही। आपको विजिट करवा रही है। सही है। एक तो मैं तो समझता हूँ ये तारीख के अंदर एक बहुत बड़ी चीज और हैरत अंगेज चीज जो है वो दरियाफ्त होगी, बल्कि प्रैक्टिकल तो हो चुकी है। चैलेंजेस हैं उस पर हम बाद में बात करते हैं कि उसके चैलेंजेस क्या है। तो इसके साथ साथ लाइफस्टाइल तो आ रहा है, चैलेंजेस भी है। अब चैलेंजेस इस तरह से हैं कि अगेन फिर वही बात आ जाएगी, आपका कंट्रोल। कंट्रोल सबसे बड़ा अहम है, क्योंकि उसके अंदर हु इज कंट्रोलिंग आपकी वो डेटा सिंक्रोनाइज हो रही है अपने सेंसर्स के ऊपर यूजिंग आईओटी टेक्नोलॉजी, क्लाउड सिंक्रोनाइज हो रही है। आपका फॉर्म लेवल जो है आपका, उस लेवल के ऊपर खुदा न खास्ता अगर किसी अटैकर ने अटैक कर लिया, ठीक है, सही। तो आपकी गाड़ी, आप तो सोए हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, आपकी गाड़ी को 20 की स्पीड से उठाएगा 180 की स्पीड तक और एकदम से आके ब्रेक लगाएगा। तो आपका क्या हाल होगा उस वक्त? क्या सिचुएशन होगी, आप क्या इमेजिन कर सकते हैं? बिल्कुल। तो जिस तरह से ये एडवांसमेंट होती जा रही है, इसकी जो ऑन अदर हैंड जो चैलेंजेस हैं उसको भी हमने सामने रखना पड़ेगा। जो उसके इम्प्लीकेशंस हैं, वो चाहे सोशल हो, मोरल हो, कल्चरल हो, इथिकल हो, फाइनेंशियल हो, तमाम को कंसिडरेट किया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि कोई इस तरह का डिजास्टर, फ्यूचरिस्टिक डिजास्टर डेवलप हो जाए। तो देखें, कोई चीज़ सहूलत दे रही है तो उसके नुकसान तो हैं। बिल्कुल है। तो अगेन आई वुड से साइबर सिक्योरिटी इज बहुत बड़ा, साइबर अटैक बहुत बड़ा एक चैलेंज रहेगा इन तमाम जो फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट्स हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू योर पास्ट एक्सपीरियंस, आप तकरीबन 20 साल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में सर्व कर रहे हैं। सो
क्या आप मानते हैं कि एआई जो है ये इंसान को रिप्लेस कर सकेगा? क्योंकि भाई ये जो सवाल है ये कॉमनली सवाल है, सब करते हैं। जिस तरह से आपको पता है अभी ऑटो मोबाइल्स आ रही हैं, ठीक है, कार्स आ रही हैं, फिर ड्रोन्स भी आ रहे हैं, ऑटो ड्रोन्स आ रहे हैं, खुद ही कंट्रोल होते हैं। इवन के अब डीप सीक आ गया, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, ठीक है। और जैसे कि अभी कुछ प्रेडिक्ट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोगों ने कि अब हम फिजिकली मॉडल पे काम कर रहे हैं। पहले हम एआई के मॉडल में थे, फिर हम जनरेटिव में आए, अब हम फिजिकली मॉडल्स पे काम कर रहे हैं। तो भाई मुझे तो डर लग रहा है कि यार मेरा कैरियर क्या है, खत्म होने वाला है, या एक प्रोग्रामर है क्या उसका कैरियर खत्म होने वाला है। इसके बारे में ब्रीफली थोड़ा डिस्क्राइब करें, बताएं हम लोगों को कि भाई हमारा कैरियर तो जिंदा है ना या खत्म होने वाला है। देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया है कि क्या एआई जॉब को रिप्लेस करेगा, एग्जैक्टली जिस स्टेज पे हम इस वक्त खड़े हैं, तो यहाँ पे सिर्फ उन जॉब्स को खतरा है जो रिपीटेटिव है, अच्छा, जो लूप के अंदर काम ठीक। करती है। रिपीटेटिव खास करके आपके कस्टमर सर्विस हो गई, लाइव चैटबॉट आपके आ गया, वो तो खत्म हो चुके हैं अभी भी। कि आपने एआई बेस्ड चैटबॉट बना दिया, वो आपकी हर क्यूरी को रिस्पॉन्स कर रहा है। एग्जैक्टली ठीक है, तो कस्टमर सर्विस की इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। कंटेंट राइटिंग के ऊपर, आपकी वीडियोग्राफी के ऊपर, और उसके अलावा आपकी फोटोग्राफी के ऊपर, ये तमाम जो है, यानी ऐसी चीजें जो रिपीटेटिव है, अच्छा, जिसपे करने के अंदर इंसान की जो जो क्रिएटिविटी है या प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज वो इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा टास्क है, तो वो तो अभी जा चुका है। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग की बात की आपने, देखिए प्रोग्रामिंग की जो बात आपने की है, ये एक लॉजिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग है। आप अगर एआई से अगर कोई लॉगिन फॉर्म बनवा रहे हो, साइन अप फॉर्म बनवा रहे हो, ये इसको हम कोडिंग नहीं कहेंगे ना। कोडिंग ये होगा कि आप पूरे एक सॉफ्टवेयर के को आर्किटेक्चर के तौर पे आप देखें, उसको पूरा आर्किटेक्ट करें। तो ये वो चीज होती है जिसके अंदर एआई की इस वक्त की जो कैपेबिलिटीज हैं वो इज बियॉन्ड द इट्स कैपेसिटी। लेकिन जो आपने सवाल आपने पूछा कि एआई रिप्लेस करेगा, बिल्कुल करेगा, 100% करेगा, लेकिन इस वक्त नहीं करेगा। अच्छा। आने वाले 20 से 25 साल लगेंगे जब हम एआई का वो उरूज देखेंगे। सही, उरूज अभी शुरुआत है, ठीक है, वो उरूज देखेंगे। अच्छा, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हम खुद को रोबोट बना रहे हैं और रोबोट को कह रहे हैं कि वो इंसान बन जाए। यानी हम चुप करके बैठ जाएं, कहीं स्टक हो जाए किसी चीज पे, हमारे तमाम काम जो है वो मशीन करे, वो रोबोट करे। और ये याद रखिएगा मेरी बात, आने वाले दौर में ये जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, ये जो कैपिटलिस्ट हैं, इन लोगों का यही रवैया है और यही ख्याल है कि एक वो दिन आए जब हम एक इंसान के सामने एक दूसरा इंसान खड़ा करें। असल में अल्लाह ने इंसान को बनाया और इंसान ने इस तरह की चीजों को पैदा कर दिया जो कि बहुत हैरत गुन है। क्या होगा जब एक इंसान के सामने एक दूसरा इंसान खड़ा होगा और उसका दिमाग चैट जीपीटी होगा? जी, ये जो चैट जीपीटी आपको आज इस वेब ऐप और मोबाइल ऐप के अंदर शक्ल के तौर पे नजर आ रहा है, कल को जो ह्यूमनॉइड रोबोट बनाए जाएंगे जो इंसान के साथ मुकाबला करने के लिए होंगे, उनका दिमाग ही चैट जीपीटी है। तो आप मुझे बताएं कि आप, मैं या कोई और आम बंदा, क्या चैट जीपीटी के पास जो बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स, इतनी बड़ा नॉलेज बेस है, क्या हम उसके साथ मुकाबला कर सकेंगे? फिलहाल तो नहीं है, फिलहाल ऐसा कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटीज आपकी स्पेशलाइजेशन किसी एक स्पेसिफिक डोमेन में है। एग्जैक्टली। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं न्यूरो सर्जन भी नहीं हूं, मैं एक ब्यूरोक्रेट भी नहीं हूं, पॉलिसी मेकर। तो हर इंसान की अपनी एक लिमिटेड कैपेसिटी है जिस पे वो अपनी जिंदगी गुजारता है और अपनी स्पेशलाइजेशन करता है। चैट जीपीटी ने क्या किया है, एक इतना एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप किया कि पूरी दुनिया की नॉलेज को इकट्ठा करके एक सब्स्टिट्यूट बना दिया है। तो सोचो, जब ये खड़ा हो जाएगा इंसान के मुकाबले में, तो इंसान को क्रश कर देगा। एग्जैक्टली। ये आने वाले वक्त की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये दुनियावी लेवल पे बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के लिए मैं ये बात करूंगा कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। जो भी चीज कर रहे हैं वो आप टेक साइड पे करते रहे। अगर आप टेक्नोलॉजी से वाबस्ता है, कोशिश करें कि वो काम जो अब एब्सोल्यूट हो चुके हैं या वो जो रिपीटेटिव टास्क है
उससे अवॉइड करें, क्योंकि वो तो जा चुके हैं और वो मुस्तकबिल में उनका कोई काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टूडेंट है जो कि अभी CS IT सॉफ्टवेयर करने का सोच रहा है, उसके लिए क्या पैगाम होगा कि भाई वो तो फील्ड में आने से पहले ही डर रहा है कि यार मेरी तो जगह ही नहीं है। सो वो किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए, क्योंकि एज अ फ्रेशर जो हमसे स्टूडेंट्स हैं वो सवाल करते हैं कि सर मैं कैसे कॉम्पीट कर सकूंगा AI के दौर में। तो उनके बारे में थोड़ा हमें बताइए कि उन्हें क्या करना चाहिए अपने फर्स्ट ईयर के साथ, ताकि वो अपने आप को AI के साथ जोड़ सके और उसके साथ चल सके। देखिए, अगर वो बंदा डर रहा है, वो बंदा जो इन चीजों को क्रिएट करने वाला है, ओके एब्सोल्युटली वी आर द ओके, क्रिएटर ना। चैट जीपीटी हम जैसे लोगों ने बनाया ना, दैट आप इज जैसे लोगों ने। तो उस बंदे के बारे में क्या ख्याल है जो BBA कर रहा है, ओके जो MBA कर रहा है बेचारा, जो HR तो अब सारा ऑटोमेट हो गया है ना, जी, तो उसके बारे में फिर क्या ख्याल है? फिर आपको चले, फिर आपका सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये उनके सारी बारे में क्या चीजें ख्याल है? एक प्रॉम्प्ट पे आ जाती है हमारे उनके पास। बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि हमसे ज्यादा वल्नरेबल तो वो है। हमें किस चीज की परेशानी है? क्योंकि हम ही तो वो लोग होंगे जो इन चीजों को क्रिएट करेंगे। ओके सो ऐसा, मैं आपकी इस बात को समझ सकता हूँ, इंडोर्स करता हूँ इस बात को कि लोगों के अंदर ये खौफ है, लेकिन ऐसा बंदा जो इस CS IT कंप्यूटर सिस्टम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी से वाबस्ता है, वो तो खुश होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि कल वो इंसान वो काम करेगा। ये रोबोट्स कौन बनाएगा? एज अ ये CS स्मार्ट एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर, सिस्टम, ये क्लाउड कंप्यूटिंग में, ये बिल्कुल मशीन लर्निंग, ये बिजनेस इंटेलिजेंस। आपकी AI अगर 100 में से 30 जॉब एब्सोल्यूट कर रही है, 30, तो 70 जॉब तो प्रोड्यूस भी करेंगी ना। बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो टेक्नोलॉजी ऐसा थोड़ी है कि एक जॉब चली गई तो फिर नहीं। एक जॉब अगर जा रही है तो उससे हजारों लाखों ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही है। मिसाल के तौर पे जब YouTube नहीं था तो लोग टीवी चैनल्स में काम करते हाँ थे, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। जब से YouTube आया, लोगों ने कहा कि जी अब तो हमारे चैनल से 5 मिनट में। फायर कर देंगे। तो अब वो जो टीवी पे काम करते थे एंकर, वो जो एक्स अमाउंट ले रहे थे, ठीक है, वट एवर इज, आज वो 10x 20x ज्यादा यूट्यूब से अर्न कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। समझ रहे हैं आप फूड पैंडा को देख लें। फूड पैंडा की वजह से कोविड के दौर में क्या हुआ? अगर ये फूड पैंडा या इस तरह की जो स्मार्ट किचन, क्लाउड किचन हमारे पास है, इस तरह की सर्विसेज नहीं होती, या हमारे पास अपना इन ड्राइव है, उबर है, करीम है, ये देखिए ये तमाम चीजें क्या कर रही है? जॉब्स प्रोड्यूस कर रही है। एग्जैक्टली ये आपका उबर और करीम और ये जो तमाम चीजें, ये टेक्नोलॉजीज में आ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी ये गारंटीड है, अगर 30 जॉब्स खत्म करेगी तो 70 जनरेट भी करेगी। सो एज अ CS, एज अ IT, यू हैव टू बी कांग्रेचुलेट योरसेल्फ, योर फैमिली, कि आपका फ्यूचर ही तो सेफ है। ओके। सो यहाँ मैं अपने CS IT और सॉफ्टवेयर वाले और इवन के AI वाले स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि भाई आपने सबसे पहले घबराना नहीं है सर के हिसाब से, और अपनी फील्ड में लगे रहना है। आपकी जो क्लासेस चल रही हैं, आपके जो सेमेस्टर वाइज जो आपकी एजुकेशन है, उनमें एक्सपर्टीज़ हासिल करते रहें, ताकि वक्त के साथ साथ जो टेक्नोलॉजीज़ आएँ उनमें आप पिकअप कर सकें, ठीक है। क्योंकि जो AI है वो इन तमाम फील्ड्स को लेकर ही तो चल रही है ना। तो आपको जो बेसिक्स नॉलेज होंगी, आपको उनकी एक्टिविटीज़ पता होंगी, तो आप इजीली उनके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप AI का पार्ट बन सकते हैं। अगेन ये बहुत आपने अहम बात की कि आप जो सबसे अहम चीज है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल करें। ये नहीं कि आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जा रहा है, Okay. वो जो पढ़ाया जा रहा है नॉलेज के हद तक इज वन ऑफ द बेस्ट, लेकिन अब उसके साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको इंडस्ट्री में जाना है और इंडस्ट्री में आपको डिलीवर करना है। उसके साथ साथ फिर आप नेटवर्क बनाएं, प्रोफेशनल लोगों के साथ जुड़े, उनकी मेंटरशिप हासिल करें, सही, उनके बताए हुए जो फार्मूलाज हैं, बताए हुए जो रोड मैप है, उन पे फॉलो करें और अप टू डेटेड रहे। मैं ये लिख के, अगर कोई आए कि सर मेरे फ्यूचर को क्या होगा, मैं उसको कहूंगा कि मैं आपको स्टैम्प करके लिख के देता हूं, आपका फ्यूचर गारंटीड है। वो बंदा जो खुद को हर पल हर घड़ी अप टू डेट रखेगा। क्यों? क्योंकि ये जो फील्ड्स है, कंप्यूटर साइंस, सिस्टम इंजीनियरिंग, जो भी है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। क्योंकि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसमें आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी, उसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज है, जो कि बियॉन्ड द स्कोप ऑफ AI है अभी। तो डोंट वरी, बी अपडेटेड, जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से चलो। परफेक्ट है। सर जैसे हमने डिस्कशन की कि भाई स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट्स
एक वक्त आता है फाइनल ईयर के बाद एक इंडस्ट्री में भी जाता है, तो कुछ इंडस्ट्रियल और करियर बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पास हैं आपके लिए, जिनमें सबसे पहले है कि अगर साइबर सिक्योरिटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी फील्ड्स के अंदर एक स्टूडेंट या बिगनर इंटर होना चाहता है तो उसको स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए सर? सबसे पहले तो आप डोमेन डिसाइड करेंगे कि जाना कहाँ है। ठीक है। कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप एज अ स्टूडेंट, ठीक है, आप मैं बात कर रहा हूँ, अगर रिसर्च स्कॉलर है तो आपको मल्टी डोमेन होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको हर पहलू से देखना होता है। अगर आप एक स्पेसिफिक रहेंगे एज अ स्टूडेंट के तौर पे तो फिर डिसाइड करें जाना कहाँ है। लेट्स सपोज अगर आप जाना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए, तो इसमें सबसे पहली सर्टिफिकेशन आती है कॉम्टिया। कॉम्टिया या कॉम्टिशिया जो बोलते हैं आप, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इट्स COMPTIA+। ओके, इसको हम इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे आपको, जाके आप इसकी सर्टिफिकेशन होती है, सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। इसमें बेसिकली आपको बेसिक जो कंप्यूटर के नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं, कि आप समझ सकते हैं कि OSI मॉडल क्या होता है, नेटवर्क राउटर्स क्या होते हैं, स्विचेस क्या होते हैं, सर्वर्स क्या होते हैं, गेटवेज क्या होते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन फ्लो किस तरह होती है। यानी बेसिक जो मैं समझूंगा आपकी जो अमलीन तरजीह होनी चाहिए एज अ साइबर सिक्योरिटी के रोड मैप के लिए, तो ये जो पहली सर्टिफिकेशन है मैंने आपको बताया वो। दूसरी सर्टिफिकेशन इसके बाद फिर थोड़ा एडवांस लेवल आ जाते हैं, ओके, CEH आता है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, CEH। उसके बाद फिर आपके पास आता CISSP। ओके, फिर स्टेज खत्म हो जाती है क्योंकि बहुत एडवांस्ड एक सर्टिफिकेशन है। क्योंकि CISSP आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका फिर 6-7 साल कोई एक्सपीरियंस ना हो। सो ये डेडिकेट किसी कंपनी से करना चाहिए? डेफिनेटली ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है। CEH की बहुत अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, CISSP की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि आप वहां से डायरेक्ट सर्टिफिकेशन ला सकते हैं। बिल्कुल, और हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं फॉर देयर बेनिफिट ऑफ। ये हो गया आपका सर्टिफिकेशंस। ओके, उसके साथ साथ फिर मैं आपको कहूंगा कि आपके पास एक डिग्री होना भी जरूरी है, ठीक है। तो रिगार्डिंग आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, IT कर रहे हैं, तो इससे वाबस्ता अगर आप ये सर्टिफिकेशंस भी कर लेते हैं तो आप यूनिक बन जाते हैं, स्टैंड आउट करते हैं आप कंपटीशन में। डेफिनेटली, क्योंकि कहते हैं 4 चांद लग जाते हैं आपको, 4 चांद लग जाएंगे, यूनिक आप बन जाएंगे। ये सर्टिफिकेशंस हैं, ये रोड मैप है, उसको आपने फॉलो करना है, सर्टिफिकेशन। ओके, दूसरा आता है AI के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के लिए तो सबसे पहले तो हमें लैंग्वेज सीखनी है, पाइथन, आपको पता है, ठीक, क्योंकि इज वन ऑफ द बेस्ट, और यही लैंग्वेज है दुनिया के अंदर पूरी जो कि डायरेक्ट AI को सपोर्ट करती है। आपको जावा या PHP या SP, JSP, .NET, C# सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, so it's only the language by Python which support your AI, ML, BL, वो सारी चीजें, कोर जो है वो सीख ले। ओके, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट आपके पास आता है कि आप कुछ लाइब्रेरीज की तरफ भी थोड़ा तवज्जो करें। कंप्यूटर विजन की ओपन CV लाइब्रेरी है, फिर टेंसरफ्लो है आपके पास, उस पर आप जरा जाए, फिर आपके पास NumPy है, फिर आपके पास मैटप्लॉटलिब है, उसके साथ फिर आपके पास डिफरेंट लाइब्रेरीज और भी आ जाती हैं। आप फिर मशीन लर्निंग को, सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग, उसको आप सीखना शुरू करें। मशीन लर्निंग के बाद फिर आप जो है अगेन डीप लर्निंग की तरफ जाएं। तो ये तमाम पहलू हैं जिसमें आप जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि AI भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, कि उसमें भी आप क्या करेंगे। आप इमेज प्रोसेसिंग पे काम करना चाहेंगे, आप साइबर सिक्योरिटी लेवल अर्ली डिटेक्शन जो है उस पर काम करेंगे, हेल्थ केयर की तरफ जाएंगे, आप जो है वो किस तरफ जाएंगे, वो राउट जो है आपका क्लियर होना चाहिए, रास्ता क्लियर होना चाहिए। ओके, क्योंकि AI इटसेल्फ इज अ वर्ल्ड, सो बी स्पेसिफिक, उसमें आपको किस में रोड मैप करना है, क्योंकि हर किस्म के डोमेन के लिए अलग से आपके लिए लाइब्रेरीज पड़ी है। ओके, लाइब्रेरीज हैं अलग अलग की, ठीक है, तो वो लाइब्रेरीज पे आपने काम करना होता है। डेफिनेटली, परफेक्ट, ये है साइबर सिक्योरिटी का मैंने बता दिया, और अगेन AI के अंदर। सो बेसिकली अगर हमने स्टूडेंट्स के लिए बात की, अगर एज अ प्रोफेशनल पर्सन है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी वेब से रिलेटेड है, और अगर वो साइबर सिक्योरिटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आना चाहता है, क्या उसे भी यही रोड मैप फॉलो करना चाहिए? देखिए, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि उसको पहले क्या आता है, ठीक है, उसका जो करंट एप्टीट्यूड लेवल है उसमें वो कहाँ स्टैंड करता है। क्योंकि प्रोग्रामर है तो ही और शी मस्ट बी फेमिलियर विद पाइथन। ओके, तो पाइथन को उसको स्किप करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी नो अबाउट दिस। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो आता है आपकी मशीन लर्निंग की जो टेक्निक्स है उसकी तरफ उसको बढ़ना पड़ेगा, और जो लाइब्रेरीज है उसकी तरफ उसको बढ़ना पड़ेगा। सही, क्योंकि
मैंने पहले अर्ज किया आपको कि मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ लाइब्रेरीज हैं, तो वो जब उनमें जाएगा उससे प्रैक्टिस करेगा, एक न्यूबी के लिए और प्रोफेशनल के लिए काम 50-50 हो जाता है। अगर न्यूबी को साल लग जाता है तो प्रोफेशनल को 6 महीने लगेंगे मैक्सिमम। तो 6 महीने वो डेडिकेशन वाले होने चाहिए, वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए। आप उसमें बैठे आउटलाइन को देखें। आज तो चैट जीपीटी और डीप सीक की तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप पूछें और आपको सब कुछ बता देगा, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। असल में किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमारा वो एटीट्यूड होना चाहिए। कोई कहता है ना मुझे CSS करना है, एग्जाम देना है CSS का, भाई जितनी भी चीज़ें आपको करने के लिए वो आप में एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आप में वो एटीट्यूड होना चाहिए। पब्लिक, आपको डर लगता है लोगों से मिलने में, लोगों से फीडबैक लेने में, तो यूट्यूबर आप अच्छा नहीं आप कभी नहीं बन सकते, ठीक है। तो हर इंसान की पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। समटाइम उसके अंदर इनहेरिटेड बाय गॉड होती है और समटाइम वो लोग इनहेरिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तमाम चीज़ें, और प्रोफेशनल इस चीज़ को ज़्यादा परसुएट और आसानी के साथ कर सकते हैं। अच्छा, कोई मेजर, कोई ऐसी चीज़ जो कि आप चेंज लाना चाहते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या साइबर सिक्योरिटी में या ई गवर्नेंस में, तो वो क्या चेंजेस हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले मैं अगर बात करूंगा, ग्लोबली बात करूंगा, उसमें यह है कि पॉलिसी मेकिंग पे सुस्ती हो रही है, उसको थोड़ा टाइट किया जाए। अच्छा, पाकिस्तान में या मल्टी पूरी दुनिया की मैं अच्छा, पाकिस्तान में तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। अच्छा, बाहर दुनिया के अंदर, फॉरेन कंट्रीज के अंदर AI लॉबीज होती है। ओके, क्या होती है? लॉबीज होती है, एडवोकेट्स हैं, ठीक है। हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के अंदर AI का लफ्ज मेंशन नहीं है, सब समझे। तो अब जब खुदा न ख्वास्ता आपके चेहरे को कोई स्वैप करके डीफेक बना दे, आपके वॉइस का क्लोन बना के कोई आपको डिफेम करे, आप पहले तो कोई वकील आपका केस लड़ नहीं सकता, क्योंकि वकील को केस समझ आएगा तो लड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ वकील जो है वो है टैक्सेशन के अंदर, वो है क्रिमिनल एंड जस्टिस के अंदर। AI के अंदर हमें वकला पैदा करने पड़ेंगे, बिल्कुल। हमें जजेस को भी एजुकेट करना पड़ेगा कि AI की जो टेक्निकल पहलू है वो क्या है। हमारे जो पॉलिसी मेकर हजरात हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, दे हैव टू कम टू नो फ्रॉम द वेरी बॉटम ऑफ द लाइन कि हाउ एक्चुअली द मैकेनिज्म ऑफ AI इज वर्किंग थोरोली। ओके, समझेंगे तभी तो हम पॉलिसी मेकिंग कर सकेंगे ना, बिल्कुल। तो हमें एडवोकेट्स तैयार करने पड़ेंगे, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लानी पड़ेगी, नए लॉज बनाने पड़ेंगे AI की एप्लीकेशन और उसके एथिकल यूज और उसके एप्लीकेशन के लिए। तो फिर मैं एज अ इंडिविजुअल, आप एज अ इंडिविजुअल कोर्ट में भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपका ना तो केस लड़ा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है ना, बिल्कुल। तो पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चीज मैं ये कहूंगा कि उसकी पॉलिसी बहुत जल्द बनानी पड़े, ठीक है। जिस तरह फॉरेन के अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो AI लॉबीज है, वहां पे आप अगर कहीं फंस जाते हैं तो वहां पे कोर्ट इस्टेब्लिश्ड है, वहां की एक क्रिएटेड एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। हमारे यहाँ इस तरह का कोई भी नहीं है। रोजाना फेसबुक पे आप देखते हैं कोई किसी की तस्वीर को कैसे बिगाड़ के किसी का वीडियो बना के उसको डिफेम कर रहा है। इट्स अनएथिकल। मैं पहले भी इस पे बात कर चुका हूँ, इस पे बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए और इसके लिए नए कवानीन और नए शरारत ज़वाबित लाने चाहिए और इसकी अशद ज़रूरत है। बिल्कुल। ग्लोबली अगेन पॉलिसी मेकिंग पे बहुत सुस्ती है, ठीक है। और उसके बाद फिर अगेन आई वुड से अबाउट फिर इसकी जो है वो बैड इम्पैक्ट जो चल रहे हैं उसके ऊपर अगेन आई वुड से कि इसको कंसिडरेबली चेंज किया जाए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम किया जाए, चीजों को डिसेंट्रलाइज किया जाए, समझ रहे, ताकि पूरी दुनिया से जो करप्शन है उसको खत्म किया जाए और जस्टिस और इक्वलिटी है उसको अश्योर किया जाए। कोई भी जो पावर है किसी एक एंटिटी के पास ना हो, क्योंकि वो उसको मिसयूज करता है। जब हमारे पास पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से, तो उससे फायदा ये होगा कि हमारी पब्लिक सर्विसेज बेहतर परफॉर्म होंगी, ठीक। हमारी गवर्नेंसेस जो होंगी वो ई गवर्नेंस के अंदर चली जाएंगी, जिससे हमारे फंड मैनेजमेंट हो गए, फंड एलोकेशन हो गई, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, हमारी डेवलपमेंट्स हो गई, तो एक सोसाइटी एक बहुत बड़ी अच्छी और वेल डिफाइंड सोसाइटी डेवलप हो सकती है। इन द लास्ट आई वुड अगेन से वी हैव टू नीड टू वर्क ऑन the AI. It's especially emerging, creating a very huge impact for society, blockchain technology, and again considering the cyber security. Okay, so
थैंक यू वेरी मच सर कि आपसे आज पॉडकास्ट किया हमने और आपके साथ मीटिंग हुई, बहुत सारे डिफरेंट अमूर्स पर बात हुई। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी जो एबिलिटीज़ हमारे सामने आई। तो वंस अगेन थैंक यू सर कि आपने हमें टाइम दिया थैंक यू और सो हमें मच। तमाम चीज़ों के बारे में बात। थैंक थैंक यू। यू, नाइस टू मीट यू सर।